हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट और आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला फैक्टर आता है, वो है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक की ग्रोथ रेट जो होता है, ग्लोबल ट्रेड पैटर्न जो होता है, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे कि रिसेशन या फिर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को, ये सब इफ़ेक्ट करती हैं इंटरनेशनल बिजनेस के ऑपरेशन को। और कंपनीज को अडेप्ट करना चाहिए इन सब फ्लक्चुएशंस के अनुसार और इकोनॉमिक कंडीशंस के अनुसार, ताकि वो मेंटेन कर सके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क को मैनेज कर सके। नेक्स्ट आता है करेंसी एक्सचेंज रेट। इसमें फ्लक्चुएशंस जो होते हैं एक्सचेंज रेट में, जो कि इम्पेक्ट कर सकते हैं कॉस्ट को बिजनेस करने की इंटरनेशनली। फिर एक्सचेंज रेट आते हैं जो कि बहुत वॉलेटाइल होते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइस को, रिवेन्यू को अफेक्ट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और इसमें बिजनेसेस को मैनेज करनी होती है करेंसी रिस्क। और इसमें ये हेजिंग के थ्रू इसे मैनेज कर सकते हैं और स्ट्रेटेजिक प्राइस एडजस्टमेंट के थ्रू भी इसे मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन रेट। तो जब हाई इन्फ्लेशन रेट होता है फॉरेन मार्केट में, तो ये कम कर देता है परचेजिंग पावर को कंज्यूमर की, और ये अफेक्ट करता है कॉस्ट के स्ट्रक्चर को प्रोडक्ट्स की। इसमें कंपनीज को एडजस्ट करना होता है अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को, और इसमें कॉस्ट मैनेजमेंट को की प्रैक्टिसेस को करना होता है अकॉर्डिंगली बिजनेसेस को। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट। तो जब चेंज आता है इंटरेस्ट रेट में, जो कि इन्फ्लुएंस करता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को, कि आप कितना उधार ले सकते हैं और उस उधार पे कितने आपके एक्सपेंस होंगे। और इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे भी इन्फ्लुएंस आता है जब इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाते हैं। तो और जब हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं तो फाइनेंशियल कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, और जब लो रेट होते हैं तो ये इनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट को और मार्केट एक्सपेंशन को। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। तो सबसे पहला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, या फिर जैसे कि सिविल अनरेस्ट हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गया, या फिर जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ को क्रिएट करते हैं। इसमें रिस्क होता है बिजनेसेस के ऊपर कि वो ऑपरेट करें, उनकी ऑपरेटिंग जो है इंटरनेशनली उस पे रिस्क आ जाता है। और जब स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो होते हैं, ये ज़्यादा कंडक्टिव होते हैं बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें डिफरेंट कंट्रीज जो होती हैं, इनके सबके पास अपने अपने रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होते हैं, और ये वेरी कर सकते हैं कंट्री टू कंट्री। इसमें ट्रेड रेगुलेशंस आते हैं, लेबर लॉज आते हैं, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस आती हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज आते हैं। तो बिजनेसेस जो हैं उन्हें कंप्लाई करना होता है लोकल रेगुलेशंस के साथ, और इनका इम्पैक्ट जो होता है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट आता है ट्रेड पॉलिसी। इसमें टैरिफ आता है, ट्रेड बैरियर आते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट आता है जो कि अफेक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। अब इसमें प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज जो हैं वो रेस्ट्रिक्ट करती हैं मार्केट के एक्सेस को। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये फैसिलिटेट करता है कि आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं फॉरेन मार्केट को। नेक्स्ट आता है लीगल सिस्टम। तो ये नेचर जो होता है लीगल सिस्टम का, जैसे कि कॉमन लॉ हो गया या सिविल लॉ हो गया, ये अफेक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के एनफोर्समेंट को, और ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को भी अफेक्ट करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन को भी ये इफेक्ट करते हैं। तो इसमें लोकल लीगल प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड करना होता है बिजनेसेस को, जो कि क्रूशल होता है इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो जैसे कि रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट इसमें सबसे पहले आता है। एग्रीमेंट जैसे कि यूरोपियन यूनियन या फिर नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्ता हो गया, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हो गया, जो कि क्रिएट करते हैं एक इंटीग्रेटेड मार्केट
जिससे कि रिड्यूस हो जाते हैं ट्रेड बैरियर और बिजनेसेस जो हैं वो बेनिफिट कर सकते हैं इन सब एग्रीमेंट से और अपने मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव कर सकते हैं रिड्यूस टैरिफ की वजह से। अब इसमें ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है सेकंड पॉइंट। इसमें ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं ग्लोबल ट्रेड रूल्स और पॉलिसी को। अब बिजनेसेस को कंप्लाई करना होता है डब्ल्यूटीओ की रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स के अनुसार, जो कि इम्पोर्टेंट होता है इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट आते हैं सोशियो कल्चर फैक्टर। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कल्चरल डिफरेंसेस इसमें फर्स्ट आता है। इसमें वेरिएशंस होते हैं जो कि कल्चरल नॉर्म्स में आते हैं, वैल्यूज में जो वेरिएशन होते हैं और प्रैक्टिसेस में जो वेरिएशन होते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को, बिजनेस के एटिकेट को और मैनेजमेंट के स्टाइल को। अब इन सब को हमें समझना इसलिए होता है ताकि हम अडेप्ट कर सकें लोकल कल्चर के अनुसार, जो कि एसेंशियल होता है एक सक्सेसफुल मार्केट एंट्री के लिए और कंज्यूमर एंगेजमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज में जो डिफरेंस आते हैं, ये इम्पेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को, मार्केटिंग को और कस्टमर की सर्विस को। तो बिजनेसेस जो हैं उन्हें हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए ट्रांसलेशन सर्विस में और कल्चरल रेलिवेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए जो कि हर कल्चर के लिए रेलिवेंट हो। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्रीफरेंस। तो इसमें लोकल प्रीफरेंसेस जो होते हैं जैसे कि बाइंग बिहेवियर हो गया अक्रॉस द रीजन, और इसमें अडेप्ट करना पड़ता है प्रोडक्ट और सर्विसेज को, ताकि लोकल टेस्ट के अनुसार या फिर प्रेफरेंसेस के अनुसार वो अपने प्रोडक्ट को ला सके, जो कि एनहेंस करता है मार्केट में एक्सेप्टेंस को आपके प्रोडक्ट की। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट पॉइंट आता है। इसमें अवेबिलिटी और क्वालिटी देखी जाती है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसी है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम कैसा है या फिर लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी आपकी कैसी है। ये इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस के ऑपरेशन को और ई कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज को। नेक्स्ट आता है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसमें जब टेक्नोलॉजी में एडवांस आता है तो ये इनोवेशन लाता है और इसकी वजह से नई नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो कंपनीज को competitive रहना चाहिए इन्वेस्ट करके रिसर्च और डेवलपमेंट में, ताकि ये फ़ायदा उठा सकें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। नेक्स्ट आता है साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें डेटा प्रोटेक्शन आता है, डिजिटल असेट्स आते हैं जिसमें कि साइबर थ्रेट हो सकता है, जो कि क्रिटिकल होता है इंटरनेशनल ऑपरेशन को। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लेवल ऑफ साइबर सिक्योरिटी और रेगुलेशन और प्रैक्टिसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो इसमें एनवायरमेंटल रेगुलेशंस आती हैं। सबसे पहले तो डिफरेंट कंट्रीज जो होती हैं उन सब की एनवायरमेंटल रेगुलेशन और स्टैंडर्ड अलग होते हैं। इनकी वजह से बिजनेसेस को कंप्लाई करना पड़ता है लोकल एनवायरमेंटल लॉ के अनुसार, जो कि नेसेसरी होता है कि वो अवॉइड करें कोई भी लीगल इश्यूज को और अलाइन करें अपने गोल को सस्टेनेबिलिटी गोल के साथ। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड। तो ग्रोइंग जो आजकल कंज्यूमर जो है ग्रो हो रहे हैं सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड के साथ, और रेगुलेटरी फोकस किया जाता है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, सीएसआर के ऊपर। इसकी वजह से बिजनेसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को और डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि वो के अपना कमिटमेंट दिखाना होता है कि वो सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज को कंसीडर करते हैं बिजनेस। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क इसमें आते हैं जैसे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गया या फिर कोई चेंजिंग एनवायरनमेंट कंडीशन हो गई, जो कि इम्पेक्ट करता है सप्लाई चेन को, बिजनेस के ऑपरेशन को, मार्केट की एक्सेस को, और कंपनीज को डेवलप करनी पड़ती हैं स्ट्रेटेजीज ताकि मिटिगेट कम कर सकें वो रिस्क को। नेक्स्ट आता है मार्केट फैक्टर। तो इसमें मार्केट साइज एंड ग्रोथ आता है सबसे पहले। तो इसमें जो साइज होता है और ग्रोथ पोटेंशियल होता है एक टारगेट मार्केट का, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है बिजनेस के डिसीजन को, जैसे कि मार्केट की एंट्री स्ट्रेटेजी या फिर इन्वेस्टमेंट के लेवल। इसमें जो इमर्जिंग मार्केट होते हैं ये ऑफर करते हैं ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को
मगर ये ज़्यादा रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आता है कंपेटिटिव लैंडस्केप। इसमें हमें समझना होता है कि लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है फॉरेन मार्केट में, जो कि हेल्प करता है बिजनेस को डेवलप करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटेजी और डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग। कंपेटिटिव एनालिसिस जो होता है इसकी वजह से इवेलुएट कर सकते हैं लोकल और इंटरनेशनल कंपेटिटर्स। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर बिहेवियर। तो मार्केट का जो रिसर्च होता है और कंज्यूमर के जो इंसाइट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं बिजनेसेस को कि वो टेलर मेड प्रोडक्ट बना सके अपने कंज्यूमर के लिए और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपना सकें। इसकी वजह से लोकल डिमांड बढ़ जाती है और प्रीफरेंसेस भी बिजनेस के लिए बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है जियो पॉलिटिकल फैक्टर। तो जियो पॉलिटिकल फैक्टर में पहला आता है जियो पॉलिटिकल रिस्क। इसमें रिस्क होते हैं जैसे कि पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, टेररिज्म और इंटरनेशनल सैंक्शंस, जो कि अफेक्ट करते हैं बिजनेस के ऑपरेशन को और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को। कंपनीज को जो है वो असेस करना होता है और मैनेज करना होता है जियो पॉलिटिकल रिस्क, जो कि उनकी इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज में आना चाहिए। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक रिलेशन। इसमें नेचर देखा जाता है डिप्लोमेटिक रिलेशन का एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में, जो कि इन्फ्लुएंस करता है ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड की पॉलिसी को, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को और मार्केट के एक्सेस को। इस अगर पॉजिटिव डिप्लोमेटिक रिलेशन है तो वो फैसिलिटेट करते हैं स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन को। अब समरी देख लेते हैं। तो हमने इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ा था आज, जो कि शेप करता है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और इसमें जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आते हैं। बिजनेस की ऑपरेटिंग जो है इंटरनेशनली वो नेविगेट होनी चाहिए इन सब फैक्टर को इफेक्टिवली ऑप्टिमाइज करके अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजी मैनेज करना चाहिए, रिस्क को कैपिटलाइज करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज को, और इसमें समझना चाहिए और अडेप्ट करना चाहिए डाइवर्स एलिमेंट को, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत क्रूशल होते हैं ताकि हम अचीव कर सकें ग्लोबल मार्केट को। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।